हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 3 और अध्याय का नाम है वनस्पति जगत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया, यह 5वां वीडियो है। अगर आपने वो सब पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं, ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत से पहले बता देना चाहता हूँ कि यह 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं 11th का कंप्लीट कोर्स आपको कराऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं 11th के बायोलॉजी की अच्छे से तैयारी करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज ये 5वां वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पेशेंस के साथ देखिएगा और सुनिएगा। जिम्नोस्पर्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस्पर्म कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, जिम्नोस तथा स्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है अनावृत यानी नंगा, ठीक है, और स्पर्म का मतलब होता है बीज यानी नंगा बीज। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पौधे जो नंगा बीज यानी अनावृत बीज पैदा करते हैं, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म में रखते हैं। अब देखिए, यहाँ परिभाषा देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। यानी इसमें जो बीजांड होता है वो किसी भी चीज से ढका नहीं रहता है, यानी नंगा रहता है, इसलिए हम इसे जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। इनमें मध्यम वृक्ष भी आते हैं, लंबे वृक्ष भी आते हैं और झाड़ियां भी आती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है। इसकी मूल प्रायः मुसला मूल होती है, यानी सबसे लंबा वृक्ष क्या होता है इस समूह का? सिकुआ होता है। और इसकी मूल कैसी होती है? मुसला होती है। और मुसला मूल का मतलब क्या है? जड़। इसका जड़ कैसा है? मुसला होता है, यानी ऐसे अंदर तक जाता है। इसका जो सोर होगा वो से वो धरती के, मान लीजिए धरती है, ये आपका अर्थ है, तो उसके अंदर तक इसका सोर जाता है। तो इस तरह का जो सोर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुसला। यानी इसकी जो मूल होती है वो मुसला होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। अब इसकी जो जीनस का कुछ मूल है वो क्या करती है? कवक से सहयोग कर लेती है। मतलब कुछ फायदा ये कवक को पहुंचाते हैं और कवक कुछ फायदा इनको पहुंचाते हैं। इन्हें हम कवक मूल कहते हैं, जैसे पाइनस में होता है। जबकि कुछ अन्य जीवों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग लेते हैं। जबकि इसके जो कुछ मूल है वो क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग लेते हैं, जिसे हम प्रवाल मूल कहते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, आप पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उदाहरणतः साइकस, जैसे साइकस में कैसा मूल होता है? तो उसमें प्रवाल मूल होता है। इसके तने अशाखीय अथवा शाखित होते हैं। अशाखीय का मतलब जिसमें डाली वगैरह ना हो, कोई भाग ना हो, जैसे साइकस में होता है। साथ ही ये शाखित भी होते हैं, यानी जिसमें डाली हो, ब्रांचेज हो, तो ये शाखित भी होता है, जैसे पाइनस या सिड्रस में होता है। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। पत्ती बहुत ही देखने में सरल रहेगी और संयुक्त यानी जुड़ी हुई होती है। साइकस में पिचकाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है और इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल और गर्ती रंध्र होते हैं। गर्तिकरंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। अब देखिए कैसे इनकी पत्ती होती है। तो इनकी पत्ती ऐसे बिल्कुल पतली सी लंबी होती है, लेकिन ये जो इनकी पत्ती होती है वो मोटी होती है, बहुत मोटी होती है इधर से। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी ये वाला जो टोटल क्षेत्रफल है, ये टोटल इसका क्षेत्रफल कैसा होता है? कम होता है। पतलियां कैसी होती है? तो पतली होती है और साथ में मोटी होती है, और इसमें रंध्र रहते हैं, यानी छेद रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे पानी का नुकसान कम होता है, ठीक है, और ये कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स विषम बीजाणु होते हैं। यानी विषम बीजाणु का मतलब कि जो मादा का बीजाणु होगा वो बड़ा होगा और जो नर का बीजाणु होगा वो छोटा होगा। वे अगुणित बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। ये अगुणित बीजाणु बनाते हैं और बृहद यानी बड़े बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं।
बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे होते हैं। ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। अब देखिए बीजाणुधानी कहाँ होता है? बीजाणुपर्ण पे। और बीजाणुपर्ण कहाँ होता है? तो ये सर्पिल की तरह होता है जो तने पर लगा रहता है और ये शंकु बनाता है। ठीक है, इसे भी मैं फिगर में दिखाऊंगा। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यानी जहां पे लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुधानी होती है उस अंग को लघु बीजाणुधानी कहते हैं अथवा नरशंकु कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? नरशंकु भी कहेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लघु बीजाणुपर्ण की। यानी लघु बीजाणुपर्ण कहाँ पे होते हैं? तो लघु बीजाणुधानी में, और उस स्थान को हम लोग लघु बीजाणुधानिक या फिर नरशंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न करते हैं जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। यानी ये सभी कोशिकाओं में नहीं होती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। यानी जो नर युग्मकोद्भिद में जो बनते हैं युग्मक बीजाणु से हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं परागकण। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ऐसे परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। परागकण कहाँ विकसित होते हैं? तो ये लघु बीजाणुधानी में होते हैं। अब देखिए आगे, जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें गुरु बीजाणुधानिक यानी मादा शंकु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बीजाणुपर्ण गुरु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी जहाँ पे पाए जाते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानिक या फिर मादा शंकु कहते हैं। यानी यहाँ से आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि जो लघु बीजाणुधानी है वो किसका अंग है? तो नर जनन अंग है, यानी नर का अंग है। और जो दीर्घ बीजाणुधानी है यानी गुरु बीजाणुधानी है वो मादा जनन अंग है। और इसमें जिम्नोस्पर्म में हम नर जनन अंग को क्या कहते हैं? नर शंकु, और मादा को कहते हैं, मादा में जो पाया जाता है उसे मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष यानी पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों साइकस पर स्थित हो सकते हैं। यानी जो दो प्रकार के नर शंकु होते हैं, एक नर शंकु और एक मादा शंकु, मतलब दो प्रकार के शंकु होते हैं, एक नर शंकु और एक मादा शंकु। हो सकता है कि ये दोनों एक ही वृक्ष पे हों, जैसे पाइनस में होता है। पाइनस में नर शंकु तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष पे होते हैं। या ये भी हो सकता है कि अलग अलग वृक्ष में हो, जैसे साइकस में होता है। साइकस में नर शंकु अलग होते हैं और मादा शंकु अलग होते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांड का एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजाणु मातृ कोशिका से क्या होता है? तो बीजांड काय की कोशिका विभेदित होती है। जो बीजांड काय एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है, यानी ढका हुआ रहता है, एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। और इस सघन संरचना को क्या कहते हैं? बीजांड। याद रखिएगा ये एक सघन संरचना है, यानी काफी जटिल है। भले ही हम इसे बीजांड कह रहे हैं लेकिन ये काफी सघन संरचना होती है। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। ये तो समझने वाली बात है, जब मादा जनन अंग में ये पैदा होता है तो ये नर मादा शंकु पर ही पाया जाएगा। यानी ये कहाँ पे होते हैं? मादा शंकु पे बनाते हैं, मादा शंकु ये होते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें से 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में 2 ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी हम लोग ब्रायोफाइट में पढ़े थे या टेरिडोफाइट में पढ़े थे कि नर और मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है? स्वतंत्र होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। इसमें मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता है। वे स्पोरोफाइट पे बीजाणुधानी में ही रहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद कहाँ रहता है? तो ये बीजाणुधानी में ही रहता है। बीजाणुधानी में से
परागण बाहर निकालते हैं, बीजाणुधानी से परागण बाहर निकलते हैं, ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाते हैं। यानी जो बीजाणुधानी होते हैं वहां से क्या निकलते हैं, परागकण, और हवा द्वारा कहाँ तक पहुंचते हैं, बीजांड के छिद्र तक, बीजांड के छिद्र तक पहुंचते हैं। परागकण के एक पराग नली बनती है जिसमें से नर युग्मक होता है। यह परागण नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां शुक्राणु छोड़ देते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। देखिए इस पूरी प्रक्रिया को मैं इधर बता रहा हूं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, ठीक है, ये लघु बीजाणु है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, ठीक है, गुरु बीजाणु। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं लघु बीजाणु पे, तो यहाँ पे पाए जाते हैं पराग कण, ठीक है, यहाँ पे होते हैं पराग कण। तो ये क्या होते हैं, पराग कण हवा द्वारा पहुंचते हैं गुरु बीजाणु के कहाँ तक, तो ये पहुंचते हैं गुरु बीजाणु के बीजांड तक, बीजांड तक, बीजांड तक पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक पराग नलिका बनती है और इसी के सहायता से जो ये परागकण होते हैं ये अपने शुक्राणुओं को यानी अपने युग्मकों को इसके अंदर छोड़ देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे निषेचन होता है और फिर युग्मनज बनता है। युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बनता है और वो भ्रूण फिर विकसित होकर के बीज के रूप में बनता है। लेकिन यह बीज जो बनता है वो ढका हुआ नहीं होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसके साथ ही ये जिम्नोस्पर्म का कंप्लीट टॉपिक समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।